को छुड़वा देना है। तो मूल प्रभाज का टॉपिक जितना था वो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वाष्प दाब का अवनमन। अगला जो टॉपिक है, अब दो टॉपिक और बचे हैं, एक वाष्प दाब का अवनमन और इसमें राउल्ट्स का लॉ। तो वाष्प दाब में अवनमन को समझते हैं, फिर इसके बाद अगले टॉपिक में चलते हैं। अगले 20 मिनट की 25 मिनट की क्लास और बची है। तो वाष्प दाब में अवनमन को समझते हैं। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? मान लो कोई हमने पानी लिया, ठीक है, ये पानी है, अभी हमने इसका वाष्प दाब नापा, तो मान लो 2 mm निकला। क्या निकला? 2 mm निकला। फिर हमने इसमें कुछ आवासशील पदार्थ मिला दिया। आवासशील पदार्थ का मतलब वो पदार्थ जो वाष्प में तब्दील ना हो पाए, जैसे चीनी। चीनी को चाहे जितना गर्म करो वाष्प में चीनी नहीं होगी। चीनी आवासशील पदार्थ है, हमने पानी में घोल दिया और जैसे हमने घोला फिर इसके बाद हमने इसका वाष्प दाब नापा। जब वाष्प दाब नापा तो इसका वाष्प दाब हो गया 1.5 mm फॉर एग्जाम्पल। तो हमने देखा कि भाई अभी इसका वाष्प दाब ज़्यादा था जब तक इसमें विलेय पदार्थ नहीं घोला गया था। जैसे हमने आवासशील पदार्थ घोला तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। तो विलेय पदार्थ घोलने पे वाष्प दाब में कमी आती है। ये क्यों आती है फटाफट 2 मिनट में समझ लेते हैं। मान लो अभी यहाँ पर केवल पानी है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक कंटेनर लगा देते हैं, ठीक है। मान लो अभी केवल ये पानी है, हमने इस पानी को नीचे से गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? धीमे धीमे जो पानी होगा वो क्या होगा? धीमे 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 गर्म होगा। पर गर्म होने से पहले क्या होगा? वाष्प में जब तब्दील होगा उसके पहले क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे बुलबुले बनते हैं। जब बहुत सारे बुलबुले बन जाते हैं उसके बाद और गर्म होता है तो ये सारे बुलबुले वाष्प में तब्दील हो जाते हैं। जितने यहाँ पर बुलबुले बनेंगे वही सब वाष्प में तब्दील होंगे। तो हमने माना जब पहले पानी था तो यहाँ पर पानी के 100 बुलबुले बने और 100 बुलबुले वाष्प में तब्दील हो गए। अब यहाँ वाष्प में तब्दील हो गए। अब हमने क्या करा अगले एग्जाम्पल में, हमने अब इसमें क्या कर दिया? चीनी मिला दी। चीनी मिला दी। हमने क्या कर दिया? अब हमने इसमें चीनी मिला दी। अब जब हमने चीनी मिलाई और हमने इसको गर्म करना चाहा तो क्या होगा? भाई पानी के बुलबुले तो बनेंगे ही, गर्म कर रहे हैं, पर कहीं कहीं बीच में चीनी के अणु आ जाएंगे। तो जहाँ पर चीनी के अणु आ जाएंगे वहाँ पर पानी के अणु अब उसका स्थान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई चीनी के अणु आ गए और चीनी के अणु यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर पानी के अणु नहीं आ पाएंगे। पानी के अणु नहीं आ पाए, चीनी के अणु आ गए। अब समस्या ये, जब इसको और हीट दी जाएगी तो ये पानी के बुलबुले जो हैं वो तो तब्दील हो जाएंगे वाष्प में, पर जो चीनी के अणु बीच में आ गए ये वाष्प में तब्दील नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये वाष्प में तब्दील होते नहीं। पर समस्या ये थी कि चीनी के अणु वाष्प में तब्दील हुए नहीं और इनकी जो जगह थी, ये जो जगह थी, इन्होंने अपनी जगह पानी को दी नहीं। अगर ये ना होते तो इसकी जगह एक पानी का बुलबुला आता और फिर वो वाष्प में तब्दील होता तो यहाँ और ज़्यादा वाष्प बन सकती थी। पर चूंकि चीनी के अणु थे और बीच में चीनी के अणु आ गए तो चीनी के अणु ने पानी को अपना रिप्लेस दिया नहीं, चीनी के अणु वाष्प में तब्दील हुए नहीं। तो जब हमने विलेय पदार्थ मिलाया तो यहाँ वाष्प कम हुई। माना यहाँ पर 90 बुलबुले आ पाए सतह पे, क्यों? क्योंकि बाकी के 10 जो अणु थे चीनी के वो ऊपर आ गए और उन्होंने 10 बुलबुलों को पानी में नहीं, पानी के 10 बुलबुलों को ऊपर नहीं जाने दिया। तो केवल 90 बुलबुले बन पाए, बाकी के 10 मॉलिक्यूल्स, जो 10 बुलबुले थे वो 10 जो मॉलिक्यूल्स थे वो चीनी के थे और 10 के 10 वो चीनी के तो वाष्प में तब्दील हो नहीं पाए, बाकी के 90 बुलबुले हुए। तो यहाँ पर 100 बुलबुलों की वाष्प बनी और यहाँ पर 90 बुलबुलों की वाष्प बनी, यानी कि यहाँ पर क्या होगी? कम वाष्प बनेगी। अच्छा, यहाँ ज़्यादा वाष्प होगी तो ऊपर वाष्प उठेगी, ज़्यादा वाष्प होगी तो ज़्यादा वाष्प दाब होगा। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा वाष्प बन रही और ऊपर से बंद है तो वाष्प दाब क्या होगा? ऊपर वाष्प उठ रही होगी, जितनी ज़्यादा वाष्प होगी उतना ही दाब ज़्यादा में डालना पड़ेगा। तो वाष्प दाब यहाँ क्या है? ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वाष्प बन रही, ऊपर से दाब हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा तो यहाँ ज़्यादा वाष्प दाब होगा। यहाँ पर क्या होगा? कम वाष्प बनी, तो अब अपेक्षाकृत हमें वाष्प दाब डालना पड़ेगा, वाष्प दाब लगा रही होगी ऊपर,
यहाँ ज़्यादा वाष्प है तो वाष्प ज़्यादा दाब लगा रही, तो वाष्प दाब ज़्यादा। यहाँ पर कम वाष्प है तो वाष्प दाब ऊपर की ओर लगा रही, पर चूंकि कम वाष्प है तो कम दाब लग पा रहा होगा, तो यहाँ वाष्प दाब कम होगा। तो हमने बताया कि विलेय पदार्थ मिलाने में कैसे वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो टॉपिक था वाष्प दाब में अवनमन। हमने बताया यदि किसी विलयन में हम अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो जो वाष्प दाब होता है उसमें क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। हमने माना पहले, अच्छा ये बताऊं, अगर हमको वाष्प दाब में अवनमन निकालना तो कैसे निकालेंगे। माना पहले वाष्प दाब कितना था, 2 mm, बाद का वाष्प दाब कितना था जब हमने अवाष्पशील बना, 1.5 mm। अगर हमको ये निकालना हो कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, तो हम कहेंगे पहले 2 था और बाद में क्या था, हमने कहा पहले 2 था बाद में क्या था, 1.5 था। तो अगर हमको वाष्प दाब में अवनमन निकालना हो तो हम कहेंगे पहले 2 था बाद में 1.5 है, यानी कि कितने की कमी आई, 0.5 mm की कमी आई। साफ साफ दिख रहा है। कैसे हमने निकाला होगा, पहले वाला जो वाष्प दाब था उससे बाद वाले वाष्प दाब को घटा दिया होगा, तो हमें वाष्प दाब में कमी निकल आई होगी। तो वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, 0.5 mm की। ठीक है, अगर वाष्प दाब में, तो वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, 0.5 mm की। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले पेज में से समझते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा। तो हमने वाष्प दाब में अवनमन क्या मिलाया, हमने कहा यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और हमने बताया कि कैसे कमी हो जाती है, जब हम विलायक में अवाष्पशील मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब कम हो जाता है, उसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। एक्सप्लेन किया हमने। मान लेते हैं यहाँ पर कोई विलायक है, माना विलायक, मान लेते हैं यहाँ कोई विलायक है। ठीक है, इस विलायक का हमने मान लिया पहले वाष्प दाब क्या था, P0, जैसे 2 mm माना था ना, तो हम 2 mm नहीं लेते, अब की बार हमने लिया वाष्प दाब पहले क्या था, P0। फिर हमने इसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिलाए और मिलाने के बाद में हमने वाष्प दाब निकाला तो क्या निकला, PS। जैसे बाद में हमने मिलाया था तो कितना हो गया था, 1.5। तो हमने माना कि पहले वाष्प दाब P0, विलायक अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद वाष्प दाब PS। अगर हमको वाष्प दाब में कमी निकालनी होगी तो कैसे निकालते थे, पहले वाले से बाद वाले को हम घटा देते थे। तो वाष्प दाब में कमी कैसे निकालते थे, P0 माइनस PS। इस तरीके हम वाष्प दाब में कमी निकालते थे। अगर हमको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है, वाष्प दाब में क्या निकालना है, आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में कमी कैसे निकालते हैं, हमने तुमको बताया। पर अगर हमको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना हो तो वाष्प दाब में जो कमी है उसको तो वाष्प दाब में कमी कैसे निकालते हैं। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है जो वाष्प दाब में कमी है उसको ऊपर रखो और जो विलायक का वाष्प दाब है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो हमारा निकल आएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में कमी क्या थी, P0 माइनस PS, और विलायक का वाष्प दाब क्या था, P0। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला भी यहाँ से बन जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। ये फार्मूला ध्यान रखना, भी आगे होगा। P0 PS क्या था, P0 कैसे था, आपेक्षिक अवनमन कैसे निकाला, वो हमने बताया। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब आगे चलते हैं राउल्ट के नियम में। राउल्ट का नियम क्या कहता है, अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज के दिन का लास्ट टॉपिक है शायद, है ना। तो राउल्ट का नियम क्या होता है,
राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन का मोल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, क्या कह रहा है, विलेय का मोल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होगा। ये राउल्ट का नियम कहता है। ठीक है, यहाँ विलयन का मूल प्रभाज भी कह सकते हो और चाहे विलेय का मूल प्रभाज कह दे। जब भी विलयन का मूल प्रभाज पूछेगा तो उसका मतलब होता है विलेय का मूल प्रभाज, और चाहे विलेय का डायरेक्ट पूछे तो भी विलेय का होगा। तो ध्यान रखना, जहाँ विलयन का मूल प्रभाज हो तो भी विलेय का मूल प्रभाज लिख देना, और जहाँ विलेय का मूल प्रभाज हो तो विलेय का मूल प्रभाज लिखना ही है। तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी विलेय का मूल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है कि ये मूल प्रभाज वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। कैसे भैया बराबर होता है, तो अभी हमने पता था मूल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में जितना ज़्यादा विलेय के अणु होंगे, किसी विलयन में विलेय के, किसी विलयन में जितने ज़्यादा विलेय के क्या होंगे, कण होंगे, उतना ज़्यादा उसका मूल प्रभाज होगा। जाहिर सी बात है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, किसी विलयन में जितने ज़्यादा विलेय के कण होंगे उतना ही उसका वाष्प दाब घटेगा, यानी कि उतना ही उसका वाष्प दाब में क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन होगा। यानी कि किसी विलयन में अगर हम विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं तो उतना ही, जितना विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही उसका मूल प्रभाज बढ़ेगा और उतना ही उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी बढ़ेगा। यानी कि सिमिलर चीज़ें हुई ना, विलेय बढ़ाने से आपेक्षिक अवनमन भी वही सेम तरीके से बढ़ रहा है और विलेय का मूल प्रभाज भी बढ़ता है। यानी कि विलेय बढ़ाने से मूल प्रभाज भी बढ़ रहा है, आपेक्षिक अवनमन भी बढ़ रहा है। तो देखो सेम चीज़ हुई ना कि जो मूल प्रभाज है वो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से निकला। अब अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं, अगर हम इस फार्मूले को और डिस्क्राइब कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो विलेय का मूल प्रभाज था वो किसके बराबर था, विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर था। विलेय का मूल प्रभाज क्या होता है, हमको पता है। विलेय का मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं, विलेय के मूल ऊपर और विलयन के मूल नीचे, ये विलेय का मूल प्रभाज होता है। विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अच्छा, जो विलेय के मोल हैं उसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई विलयन बना तो इसमें विलेय के भी मोल मिले होंगे और मान लो इसमें किसके मोल मिले होंगे, विलायक के भी मिले होंगे। तो जो विलेय के मोल होते हैं उसको स्मॉल एन और विलायक के मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, ध्यान रखना। अच्छा, विलेय के मोल को स्मॉल एन, यहाँ विलयन के मोल है, विलयन किससे मिलकर बना होगा, दो चीज़ों से। जब विलयन के मोल होंगे तो उसमें दो चीज़ होगी, एक विलेय के मोल भी होगा और दूसरा विलायक के मोल भी होगा। और इसको ऐसे रख देते पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको स्मॉल एन, विलेय के मोल को स्मॉल एन और विलायक के मोल को कैपिटल एन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। देखो यहाँ से एक नई चीज टर्म समझ के आई कि स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये राउल्ट का नियम है और ये राउल्ट के नियम को यहाँ तक का करेंगे। अब पढ़ते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या ये जो हमने बताया, ये जो बताया कि विलेय का मूल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, ये क्या, ये जो फार्मूला हमने बताया ये किसी भी विलयन के लिए लागू होता है, यानी कि जो राउल्ट का नियम वो किसी भी विलयन के लिए लागू होता नहीं। तो राउल्ट ने बताया कि केवल कोई भी विलयन, किसी भी विलयन के लिए नहीं मेरा फार्मूला लागू होगा,
जिस भी विलयन के अंदर ये तीन चीज़ें होंगी उन्हीं विलयनों में ये नियम लगेगा जो हमने बताया। कौन कौन सी सीमाएं, यानी कि राउल्ट्स के नियम की क्या सीमाएं थी, कौन सी तीन चीज़ें थी जिसको लगाने अगर किसी विलयन में तीन चीज़ें होंगी तभी राउल्ट्स का नियम लगेगा, यानी कि विलयन की सीमाएं क्या है पढ़ते। पहला, राउल्ट का नियम कहता है कि यह विलयन तनु विलयनों के लिए लागू होगा, शांत के लिए लागू नहीं होगा। यानी कि जो विलयन ज़्यादा से ज़्यादा पतला होना चाहिए, गाढ़ा विलयन नहीं होना चाहिए। अगर तुमने विलयन को गाढ़ा बनाया, शांत बनाया, तो गाढ़े विलयन यानी कि शांत विलयन में राउल्ट का नियम नहीं लगेगा। समझ में आया? तो तनु विलयनों के लिए लागू होता है, शांत विलयनों के लिए लागू नहीं होता है, पहली सीमा। दूसरा, विलयन में विलेय के पदार्थों का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चीनी मिलाई, क्या मिलाई हमने यहाँ पर? चीनी। तो हमको पता है चीनी पानी के कणों के बीच में जाके घुल जाए। ये पानी है, ये मान लो पानी के कण हैं, और ये मान लो चीनी के कण हैं। तो चीनी के कण, ये जो चीनी के कण हैं, ये जो चीनी के कण हैं, ये पानी के कणों के बीच में जाके बस बैठ जाएं, टूटने नहीं चाहिए। हमको पता है कि जो चीनी है, चीनी कणों से मिलकर बनती है, मान लो ये, और चीनी का एक कण C12H22O11 कणों से मिलकर बनता है एक कण। तो ये जो कण है जो C12H22O11 एटम से मिलकर बना है, ये चीनी का एक कण जाए और पानी के दो कणों के बीच में जाके बैठ जाए, उसे कहते हैं चीनी का घुलना। केवल दो कणों के बीच में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए चीनी का कण टूट जाए, ये C अलग हो जाए, H अलग हो जाए, O अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीनी का कण टूट जाए और फिर कणों के बीच में जाके बैठे, तो टूटना नहीं चाहिए। केवल चीनी का जो एक पूरा कण है वो पानी के दो कणों के बीच में जाके बैठ जाए, उसे कहते हैं चीनी का घुलना। यानी कि चीनी घुले, चीनी के जो कण है जिस एटम से मिलकर बने वो एटम ना टूटे। यानी कि चीनी के जो कण हैं विलयों का, अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ये अणु ना तो टूटने चाहिए, ना तो ऐसा हो कि कोई दूसरा अणु आके इसमें जुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा, विलेय पदार्थ वाष्पशील एवं वैद्युत अनअपघट्य होना चाहिए। यानी कि विलेय जो पदार्थ है वो अवाष्पशील होना चाहिए, ठीक है। वैद्युत अनअपघट्य होना चाहिए। वैद्युत अनअपघट्य का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी विलयन बनाओ उसमें विलेय पदार्थ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैद्युत अपघट्य हो। वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है कि वो आयन से बिना टूटे। जैसे नमक है, जैसे नमक और पानी का अगर तुम विलयन बनाओगे तो नमक जैसे ही जाएगा वो अपने आयनों में टूट जाएगा। मतलब कुल मिला के ऐसा विलयन नहीं होना चाहिए जिसमें आयन्स मौजूद हों। अगर किसी विलयन में आयन्स मौजूद हुए तो वो विलयन भी फॉलो नहीं करेगा। अगर किसी विलयन में आयन्स मौजूद हैं तो वो विलयन विद्युत अपघट्य विलयन कहलाता है। तो विलयन विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है जो विलेय पदार्थ है वो वैद्युत अनअपघट्य होना चाहिए, विद्युत अपघट्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए? वैद्युत अनअपघट्य होना चाहिए, आयन्स नहीं होने चाहिए उसमें। तो ये राउल्ट्स के नियम की क्या है? सीमाएं, ठीक है। अब अगला, और आज इसको और कर लेते हैं, वाष्प दाब अवनमन संबंधी गणना सूत्र को और हम कर लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं लास्ट टॉपिक है बस। चलो, अभी हमने वाष्प दाब संबंधी फार्मूला क्या निकाला था उसी को आगे बढ़ाएंगे। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमने राउल्ट का नियम निकाला था। क्वेश्चन आता है राउल्ट के नियम के द्वारा वाष्प दाब संबंधी सरल सूत्र सिद्ध करूं, या प्रूवमेंट आती है। क्या प्रूवमेंट आती है उसकी चर्चा करेंगे। कभी भी आएगा वाष्प दाब संबंधी सरल सूत्र तो राउल्ट्स का ये लॉ उठाएंगे और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर एक फार्मूला डेरिवेट करेंगे, वो फार्मूला भी डेरिवेट करते तब तुमको समझ में आएगा। तो पहले इसको समझ लो कैसे होता है, फिर इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो 5 मिनट और लगेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे समीकरण का व्युत्क्रम करने पर
व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, ये क्यों करा गया, व्युत्क्रम क्यों करा गया, अभी जब पूरा डेरिवेट हो जाएगा तो तुमको फिर हम अच्छे से समझा देंगे ये क्यों करा गया, क्योंकि हमको एक चीज सिद्ध करनी है, वो बाद में आएगी, उसको सिद्ध करने के लिए सब करना पड़ रहा है। तो समीकरण का व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे पहुंच गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों से घटा दो, दोनों पक्षों से एक घटाने पर, घटाओ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन माइनस 1, घटाओ लासा लो पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस से पी नॉट माइनस पी एस को भाग देंगे एक का पी नॉट में भाग देंगे पी नॉट माइनस एक का पी नॉट माइनस पी एस में भाग देंगे पी नॉट माइनस पी एस और उसका एक में गुणा करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन लो, स्मॉल एन का स्मॉल एन में भाग देंगे एक का स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन में गुणा करेंगे ये आ जाएगा माइनस 1 का स्मॉल एन में भाग देंगे एन और एन का एक में गुणा करेंगे एन। इस समीकरण को आगे हम यहाँ पहुँचाते हैं। तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है खुलेगा तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको अच्छे से बनाए दे रहे हैं, अपॉन पी नॉट माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस पी नॉट माइनस पी नॉट कट गया, क्या आ जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस का पी एस माइनस एन प्लस एन कट गया कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ये फार्मूला डेरिवेट करना था, ये फार्मूला आता था कि वाष्प दाब का अवनमन संबंधी गणना सूत्र सिद्ध करूं और कहता था राउल्ट के नियम द्वारा, ये ऐसे करके आएगा कि राउल्ट के नियम के द्वारा इस चीज़ को सिद्ध करो। इसको सिद्ध करने के लिए हमने राउल्ट का लॉ उठाया और इसको हमने सिद्ध करा। अभी हम आने वाले समय में, अब तो आज का लेक्चर लगभग पूरा हो गया है, तो आने वाले समय में राउल्ट्स के नियम ये जो हमने डेरिवेट कराया है ये तो सीधे सीधे आता ही है पेपर में कि राउल्ट्स के नियम के द्वारा इसे सिद्ध करो, या ये पूछ देगा वाष्प दाब अवनमन का गणना संबंधी सूत्र सिद्ध करो, तो राउल्ट्स का नियम उठा के कैसे सिद्ध करेंगे, इस पे आने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो अब अगला लेक्चर होगा उसमें राउल्ट्स का नियम जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो आगे के 4 टॉपिक बच्चे वो होंगे, और साथ ही जितना हमने एनसीईआरटी के जो सवाल लेने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, वो सारे होंगे। तो जो अगला पार्ट 2 इसका आएगा उसमें कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, इसके सवाल से ही स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर, और अगले टॉपिक्स उसके अगले टॉपिक्स के सवाल, और फिर लास्ट में इस चैप्टर के जितने सवाल से बनते हैं एनसीईआरटी के पिछले 10 सालों में वो सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और क्वेश्चन कैसे 10 सालों में पूछे गए वो भी एक बार बताएंगे। तो पार्ट फर्स्ट आज का यही था, पहली क्लास थी, आई थिंक मज़ा आया होगा, और कुछ अगर कमी लगी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या बता देना। बाकी इसका जो तुमको पीडीएफ है, ये जो हमने पूरा पढ़ाया है, इसका पीडीएफ जो है वो नीचे तुमको यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मेरे पढ़ा होगा, जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके जितना है पूरा पीपीटी पीडीएफ ये सब डाउनलोड कर लेना और अच्छे से नोट्स करना। हमें पता है कि अगर तुम लोगों ने इतना कर लिया अच्छे से तो इंटर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाकी राधे राधे, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे।